चलिए हम देखते हैं संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब कब हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो संविधान सभा की मांग यानी संविधान सभा के गठन का विचार, संविधान सभा को बनाने का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आता? एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने कब रखा था? 1934 में। और 1934 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेश किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग शुरू की थी 1934 में कि हमें भारतीय संविधान की जरूरत है, हम भारतीय संविधान बनाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले किसके दिमाग में आता? एम.एन. राय ने। ये एम.एन. राय थे कौन? ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। ये कौन थे? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। अगर ये पूछ ले कि ये एम.एन. राय आखिर है कौन, तो ये है वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता, आंदोलन के प्रखर नेता। अगर ये पूछ ले कि ये एम.एन. राय आखिर है कौन, तो एम.एन. राय जो थे ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, जिन्होंने पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की थी। कब? 1934 में। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी, तो 1934 में किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इसका विचार किसने दिया था? एम.एन. राय ने। ठीक है, इसकी बात किसने उठाई थी? एम.एन. राय ने। मांग किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में। फिर 1935 में, फिर आगे एक साल के बाद क्या होता है? 1935 में। कब? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में, अगली बार एक साल के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की आधिकारिक रूप से। कैसे मांग की? आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब हुई थी? तो आधिकारिक रूप से जब बात किया जाएगा तो आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में किया था। अगर पूछा जाए आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कब हुई थी, तो आधिकारिक रूप से पहली बार 1935 में हुआ था और 1934 में एम.एन. राय ने इसे रखा था। ये विचार 1934 में। आधिकारिक रूप से पूछेगा तो 1935। आधिकारिक रूप से 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। यानी संविधान सभा के गठन की मांग आधिकारिक रूप से कब किया गया? आधिकारिक रूप। ये वर्ड याद रखिएगा, आधिकारिक रूप, क्योंकि इसमें इसी तरह से बस यही बदलाव है कि आधिकारिक रूप से कब मांग की गई थी इसकी। जब आधिकारिक रूप से इसकी मांग की बात करेंगे तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग कब की थी? तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की आधिकारिक रूप से 1938 में। फिर 3 साल बाद आगे बढ़ जाइए 1938 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कह रहा है कि अगर हम देखें कि 1934 में एम.एन. राय ने इसकी बात रखी कि हमें संविधान सभा के गठन का विचार करना चाहिए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। फिर 3 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन का विचार, यानी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के स्वतंत्र संविधान मतलब स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की घोषणा की कि ऐसा है स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान होना चाहिए। और ये कैसे होना चाहिए? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अगर ये बात करें कि कैसे होना चाहिए, तो जो नया संविधान लिखा जाएगा यानी नया जो संविधान होगा
ये नया जो संविधान लिखा जाएगा ये कैसे इसका चुनाव होगा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर। उन्होंने कहा कि जो वयस्क मताधिकार होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही लोगों को चुना जाएगा और वो लोग नए संविधान में, स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान लिखा जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए जो नया संविधान लिखा जाएगा, इनके मेंबर का चुनाव कैसे होगा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और नेहरू के इस मांग को कब स्वीकार किया गया, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। कब स्वीकार कर लिया गया, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। के अगस्त प्रस्ताव में। कब, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, आप अपने देश का, अपने स्वतंत्र भारत के लिए आप अपना संविधान का, अपने संविधान का निर्माण आप खुद करें, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसकी मांग को यहीं पे, यानी संविधान का पहला कुछ भी जो जोड़ा गया वो अगस्त प्रस्ताव में था। यानी यही हुआ था, संविधान सभा की मांग हुई थी कि ऐसा है, हम लोग जो संविधान बनाएंगे इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो इन्होंने इस प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इसी में इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए आप लोग स्वतंत्र एक संविधान बनाएं और ये कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को आप चुनिए और अपना संविधान लिखिए, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बात को कब स्वीकार कर लिया गया था, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसे स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो जाहिर सी बात है, जब वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान को लिखने की बात हुई होगी, तो संविधान सभा के लिए, यानी ये जो संविधान है, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए क्या होगा, चुनाव हुआ होगा। कैसे, वयस्क मताधिकार पे। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई से अगस्त तक। कब हुआ था, जुलाई अगस्त। ये कब हुआ था, जुलाई से अगस्त। यानी अगर ये पूछ ले कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त, यानी जुलाई से स्टार्ट हुआ, अगस्त में खत्म हुआ। कब, 1946 में। कब हुआ, 1946 ईस्वी में। यानी 1946 ईस्वी में जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर इनको चुना गया कि अब ये लोग जो, जिनको चुना गया, यही लोग क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। वही चीज कह रहा है कि हम संविधान के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर अब लोगों को चुना जाएगा, क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष वोट पढ़ नहीं सकते थे, इसीलिए इस तरह से वयस्क मताधिकार के आधार पर उन लोगों को चुन लिया गया और उन लोगों ने संविधान को लिखना शुरू किया। अगर ये पूछे कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, यानी इसके लिए कब चुने गए थे लोग, तो ये था जुलाई अगस्त 1946। अब हम बात करेंगे इसके कार्य प्रणाली, इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके कार्य प्रणाली। किसकी बात करेंगे, कार्य प्रणाली। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली में हम ये देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अगर ये पूछ ले कि ये बताइए संविधान सभा की पहली बैठक,
यानी कह रहा है कि एक चीज बताइए, जब हम इसके किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कार्य प्रणाली, तो इसके कार्य जब शुरू हुए थे तो संविधान को लिखने की बात हो रही है। तो वही कह रहा है कि संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक हुई थी ये कब की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अगर ये पूछ ले कि ये बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर? यानी ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि जब संविधान को बनाने का कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले उसकी बैठक हुई होगी, तो सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो आखिर कब हुई थी? तो वही कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो कौन थे? वरिष्ठ सदस्य कोई बताएगा? वरिष्ठ सदस्य कौन थे? कौन थे? हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी थे, अस्थायी नहीं थे। अस्थायी किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर ये पूछे सबसे वरिष्ठ कौन थे उसमें, तो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और बाद में किनको अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर यही बात करें कि बाद में अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी बाद में या केवल अस्थायी पूछे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया। यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी तरह से 2 लोगों को उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ये लोग तो अध्यक्ष थे, और बात करते हैं 2 लोगों को उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। कौन कौन? डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णचारी। 2 लोगों को उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ये तो अध्यक्ष थे लोग ना, 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2 लोगों को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। जैसे मान लीजिए एक तो ये तो अध्यक्ष हो गए, इनके नीचे जो काम करने वाले थे उसमें 2 लोगों को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें एक थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी पहले थे, और दूसरे थे V.T. कृष्णचारी। पहले थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे थे कृष्णचारी। ठीक है, दूसरे थे कृष्णचारी। दूसरे थे कृष्णचारी।
दूसरे थे कृष्णमचारी। दो लोगों को बनाया गया। पहले थे एच.सी. मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे, और दूसरे थे बी.टी. कृष्णमचारी। इन दो लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, कोई बताएगा? उद्देश्य प्रस्ताव पहली बैठक 9 दिसंबर को हो गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 4 दिन बाद। कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। यानी अगर ये पूछे उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसको पेश किसने किया था? इसको पेश किसने किया था? नेहरू ने। यानी अगर ये पूछे कि ये बताइए उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। और किसने पेश किया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर देते हैं, और इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया गया? सभी लोगों ने इसे स्वीकार कब किया था? सर्वसम्मति से। यानी सभी लोगों ने इसे कब स्वीकार कर लिया था? सभी लोगों ने इसे कब स्वीकार कर लिया था? यानी सभी लोगों ने इसे कब स्वीकार किया? सभी लोगों ने, यानी सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से इसे कब स्वीकार कर लिया गया? सभी लोगों ने इसे कब स्वीकार कर लिया? सभी ने सहमति कब दी? कब दी गई? 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हो रहा है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को सभी लोगों सहमति इस पे कब देते हैं? सभी लोग अपनी अपनी सहमति कब दे देते हैं? सभी लोग मिलकर सहमति देते हैं 22 जनवरी 1947 को। आप लोग देख सकते हैं 13 दिसंबर की बात हो रही है, ये तो गया ही गया, ये भी निकल गया, इधर 22 दिन जनवरी में भी निकल गया। यानी इतने दिन लोगों ने सोचा, और सोचने के बाद कहा कि ठीक है, आपने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है वो ठीक है। यानी आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि संविधान के बारे में कोई भी निर्णय लिया गया है तो उसके बारे में काफी अच्छे से सोचा गया है। सोचने समझने के बाद ही उस डिसीजन को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बस प्रस्ताव आया, पेश हुआ और पास हो गया। नहीं, लोगों ने उसके बारे में गहन अध्ययन किया, उसको पढ़ा, उसके बारे में जाना, समझा और उसके बाद उसे पास किया था। आप लोग खुद देख सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आता है और वो सर्वसम्मति से स्वीकार कब जाता है, यानी सभी लोग उसे स्वीकार कब करते हैं, तो है 22 जनवरी 1947 को। कुछ अन्य कार्य भी इसमें हुए थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ अन्य कार्य जैसे राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाना, राष्ट्रगीत को अपनाया जाना। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, कोई बताएगा? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई
22 जुलाई 1947 को। यानी ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ये था राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, हम बात करें राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान दोनों एक ही दिन अपनाया गया था। चाहे राष्ट्रगीत की बात करें चाहे राष्ट्रगान की बात करें, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, कोई बताएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, हाँ बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यानी भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। यानी अगर ये पूछ ले 24 जनवरी 1950 को, 3 काम में आपको दिख रहा है। 24 जनवरी 1950 को क्या एक्सेप्ट किया गया था, राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को। राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्लियर। अब कितना समय लगा था इसमें बात करें तो अगर समय की बात करते हैं तो ये लगा था 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 माह, यानी हिंदी में लिख देते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन। यानी संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, इसकी अगर बात करें तो ये है 2 साल 11 माह 18 दिन। इसमें कुल कितने बैठकें हुई थी, कितनी बैठकें की गई थी, तो 11 बैठकें की गई थी। अगर ये पूछ ले 2 साल 11 माह 18 दिन में कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 बैठकें हुई थी। आप लोग समझ सकते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन में 11 बैठकें की गई और उसके बाद संविधान का निर्णय निकाला गया। यानी संविधान को तैयार किया गया और इसको लगभग 60 देशों के संविधान से, यानी कहा जा रहा है कि लगभग, क्लियर नहीं है, लगभग 60 देशों के, कह रहा है कि लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद, यानी 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, तब भारतीय संविधान को लिखा गया। भारतीय संविधान को इतना आसानी से नहीं लिख दिया गया है। माना जा रहा है कि लगभग 60 देशों का संविधान पहले पढ़ा गया, उसके बाद भारतीय संविधान को लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं संविधान को तैयार किया गया। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही आसानी से भारतीय संविधान को लिख दिया था। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने पहले कितने देशों का संविधान पढ़ा, यानी लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, उसका अवलोकन किया गया, उसके बाद भारतीय संविधान को लिखा गया।
इसमें कितने दिनों तक, 114 दिनों तक विचार हुआ था, यानी 114 दिन तक केवल विचार किया गया था। अब आप लोग सोच सकते हैं 114 दिन तक केवल विचार किया गया था। आप लोग सोच सकते हैं 114 दिन तक जिस संविधान को लिखने के लिए 114 दिन तक विचार किया जाए, वो संविधान कैसे लिखा जाए, क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं कि इसके निर्माण में कितना खर्चा है। इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्चा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कितने रुपए का खर्च आया था, 64 लाख रुपए का खर्च आया था। अब आप लोग सोच सकते हैं इसके निर्माण में खर्च की अगर बात करें तो कितना खर्च आया था, तो 64 लाख रुपए। अब आप लोग सोच सकते हैं उस समय 64 लाख रुपए का खर्च आया था, यानी उस समय भारतीय संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। उस समय देश का माहौल क्या था आपको पता ही है। अब बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। पहली बैठक को हमने जान लिया, अंतिम बैठक भी तो जान लें कि आखिर अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की आखिर अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक वही हुई थी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, या राष्ट्रगान को अपनाया गया, या राष्ट्रगीत को अपनाया गया। वो दिन कौन सा था, 24 जनवरी 1950। क्या था, 24 जनवरी 1950। कब, 24 जनवरी 1950। यानी अगर ये पूछ ले, ये बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। इसमें कुछ समितियां भी बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए। कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, कुछ उप समितियां थी, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाली थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का क्या काम था, संविधान का निर्माण करना। क्या काम था, संविधान का निर्माण करना। तो बात करते हैं प्रारूप समिति का। इस चीज का, प्रारूप समिति का। अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति का। अब हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, प्रारूप समिति का। यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। कब, 29 अगस्त 1947 को। अगर ये पूछ ले कि ये बताइए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो वो था 29 अगस्त 1947 को। और इसको बनाया क्यों किया था, आखिर प्रारूप समिति को बनाने का भी तो कोई कारण होगा। तो ये स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान लिखने के लिए, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के लिए, यानी इनका काम ये था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखना। क्या काम था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना। यानी ये लोग क्या कर रहे थे, एक समिति बनाई गई थी, इनको काम दिया गया कि ऐसा है आप स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान लिखिए, एक संविधान का प्रारूप तैयार कीजिए, और ये जो
प्रारूप तैयार करते थे लोग, तो इसको सभा में ले जाते थे, वहां पे लोग बैठे हुए थे, इस पे बहस चलता था, फिर संविधान में उस चीज को जोड़ा जा रहा था। ये नहीं था कि लोगों ने केवल संविधान को लिख दिया, तैयार संविधान बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे आज भी संसद में डिस्कस होता है, वैसे उस समय भी डिस्कस होता था। लिखने के बाद वहां बैठ के लोग आपस में डिस्कस करते थे। जब सर्वसम्मत मिलती थी, यानी सभी लोग जब उसका समर्थन करते थे, तब उसको संविधान सभा में जोड़ा जाता, मतलब संविधान में जोड़ा जाता था। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया कि इस चीज के लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है, किसी लोगों को तकलीफ हो रही है, तो लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। जब समर्थन नहीं करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, और जब सब लोग उसका समर्थन करेंगे तब उसको संविधान में जोड़ दिया जाएगा। इनका काम था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कितने लोग थे? प्रारूप समिति में 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे, जिसमें पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसीलिए आप देखिएगा, जहां भी संविधान की बात आती है, संविधान लिखने की बात आती है, वहां बात किसका आता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जबकि इनको 7 लोगों की एक टीम दी गई थी, जो लोग मिलके इसका प्रारूप तैयार कर रहे थे, संविधान लिख रहे थे। लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे कौन थे? एन गोपाला स्वामी अय्यर। दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अय्यर। दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अय्यर। कौन थे? दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अय्यर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे? तीसरे की बात करें तो तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या थे? कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। स्वामी अय्यर। यानी पहले थे जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे की बात करें, चौथे की बात करें तो थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी। चौथे की बात करें तो चौथे जो थे वो थे डॉक्टर के एम मुंशी। कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। चौथे की बात करें तो चौथे थे के एम मुंशी। यानी सबसे पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, उनके बाद थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे की बात करें तो डॉक्टर के एम मुंशी, और पांचवें की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन थे? पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे। ये पांचवें कैंडिडेट थे जो क्या कर रहे थे? संविधान सभा का प्रारूप तैयार कर रहे थे। और इसके अगले थे एन माधवन राव। क्या थे? छठे की बात करें तो ये थे एन माधवन राव।
एन माधवन राव। छठे की बात करें तो ये थे एन माधवन राव, और सातवें की बात करें तो वो थे टीटी कृष्णमचारी। सातवें की बात करें तो वो थे टीटी कृष्णमचारी, हिंदी में लिख देते हैं टीटी कृष्णमचारी। यानी इस तरह से ये 7 लोगों की एक टीम थी जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, दूसरे थे एन गोपालास्वामी अय्यर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एन मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे एन माधवन राव और सातवें थे टीटी कृष्णमचारी। सातवें कौन थे? टीटी कृष्णमचारी। इनको दिया गया था। इनकी बात करें तो ये कौन आए थे? तो ये जो थे बीएन मित्तल के, बीएन मित्तल थे। कौन थे? बीएन मित्तल। इनसे पहले ये जो एन माधवन राव आए थे, इनसे पहले कौन था? बीएन मित्तल थे, जो स्वास्थ्य के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जैसे कहने का मतलब जो छठे मेंबर एन माधवन राव आए थे, ये किसकी जगह आए थे? तो बीएन मित्तल की जगह आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण, जैसे ये बीमार पड़ गए तो ये क्या किए, इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और उनकी जगह नए कैंडिडेट जो आए उन्हें कहा गया एन माधवन राव, यानी ये इनकी जगह ले दिए। अगले ये जो आए थे ये डीपी खेतान की जगह आए थे। इनके जगह डीपी खेतान, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी जगह पे टीटी कृष्णमचारी को बना दिया गया। यानी पहले कौन था? डीपी खेतान था, इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह टीटी कृष्णमचारी को बना दिया गया। उनको बनाया गया था, बीएन मित्तल के स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया था और उनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह उनको बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकार किया गया था, अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनके तैयार हुआ था, जिसको हमने स्वीकार किया था, उसमें कितने प्रस्तावना थे? एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितना? एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, यानी 1949 में जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ, उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। ठीक है, संविधान का निर्माण खत्म होता है, आगे कल पढ़ा जाएगा। चलिए।